नमस्कार आप सभी को। मैं सुबोध मिश्रा आज की इस लेक्चर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जगह पे अध्ययनरत होंगे, जीवन के निर्माण और क्षमता के निर्माण में लगे होंगे। आज का ये लेक्चर सेशन शिक्षा से संबंधित है और शिक्षक से संबंधित है। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे शिक्षा का काम कर रहा हो। जिस शिक्षा व्यवस्था के लिए, जिस स्टैंडर्ड की शिक्षा के लिए मैं बात कर रहा हूं आज की क्लास में, वो यूजीसी नेट जेआरएफ और लेक्चरर का एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन को वो सभी कैंडिडेट देते हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री कर लिया हो और जिनका शिक्षा में इंटरेस्ट हो, शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे मास्टर डिग्री के बाद का एग्जामिनेशन हो। इसका बैकग्राउंड बता दूं थोड़ा सा, तो वहां से आप जुड़ पाएंगे और जिन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ है उस क्षेत्र में अपना योगदान दे पाएंगे। सबसे पहले देखिएगा, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है। आज के दिन में नाम चेंज कर दिया गया है। वर्ष में 2 बार एग्जामिनेशन होता है और इसके लिए हम 2 क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए चुनते हैं। एक रिसर्च स्कॉलर फेलोशिप होता है, जो अच्छे अंक वाले, टॉप रैंक वाले आते हैं, और दूसरा लेक्चरर के लिए सिलेक्शन होता है। जो कैंडिडेट नेट पास करते हैं वो लेक्चर के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो यूजीसी के द्वारा हुआ। सेकेंड एग्जामिनेशन है जो राज्यों के द्वारा आयोजित की जाती है। हर एक राज्य अपने राज्य में महाविद्यालय, कॉलेजेस के लिए टेस्ट आयोजित करती है और उसमें सेट होता है, एससीटी कहते हैं, स्टेट लेवल टेस्ट। तो उसमें देखिएगा कि वो स्टेट अपने तौर पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और उसके लिए कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। तीसरा एग्जामिनेशन है जो राज्य आयोग भी आयोजित करता है और संस्थाएं आयोजित करती हैं, जिसके द्वारा प्रवक्ता का चयन होता है, जूनियर लेक्चरर का चयन होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो मास्टर डिग्री किए हों उनके लिए 3 ये पद बनता है, एक विश्वविद्यालय का, एक कॉलेज लेक्चरर का, और तीसरा जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में 11-12 को पढ़ाते हैं। तो 3 लेवल हो गया, लेकिन सबों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपको मास्टर डिग्री है। इन तीनों में जो एग्जामिनेशन होते हैं उसका सिलेबस मास्टर डिग्री का होता है। सपोज आप ज्योग्राफी लेकर जा रहे हैं, ज्योग्राफी आपका मेन सब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट में जो आपके क्वेश्चन का दायरा होगा वो ग्रेजुएशन का ना होकर मास्टर डिग्री का होगा। जब हम कभी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन का जो दायरा होता है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल का होता है, राइट। वहां से एक स्टेज आगे का लेवल है। दूसरा चीज बताता हूं कि कभी कभी मेरे कोर्स जो बिहार बीपीएससी का है या संघ लोक सेवा आयोग का है, उसमें देखिएगा कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन ले लेते हैं कि हमारा लेक्चरर का भी सिलेबस पूरा हो जाएगा। देखिए उसमें और इसमें फर्क है। वहां पे सब्जेक्टिव है, आपको जो आयोग एग्जाम ले रहा है, बीपीएससी एग्जामिनेशन ले रहा है या यूपीएससी ले रहा है, वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं, चाहे वर्ड लिमिट जो भी हो डिफरेंट फॉर्मेट में। यहां पे सभी के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा अंतर यह है कि वहां पे जितने क्वेश्चंस हैं उसमें सारे थ्योरीज का हिस्सा नहीं आता है। संघ लोक सेवा आयोग में थ्योरीज की चर्चा है, थ्योरी को कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया पूछा जाता है, लेकिन सभी स्कॉलर्स जितने भी एक फील्ड में कंट्रीब्यूट किए हों उनका नाम याद हो ये जरूरी नहीं है, सभी बुक्स आपको याद है जरूरी नहीं है। तीसरा अंतर जो नजर आता है वहां पे कि आप देखिएगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं या जो बच्चे यूजीसी की तैयारी करते हैं,
लेक्चरशिप की एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं, वहां पे दो क्षेत्र बहुत ही अलग होता है। थॉट का जो एरिया है वो एमसीक्यू के रूप में यूजीसी नेट या अन्य प्रवक्ता परीक्षाओं में बड़ी गहराई से पूछा जाता है। वहाँ क्रिटिकल क्वेश्चन है, उसमें कुछ एरियाज को पढ़ के आप अच्छे आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे सबको थॉरोली पढ़ना है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर कार्टोग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया बन जाता है। और आज के दिन में नई टेक्नोलॉजी है, जीपीएस है, जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग है, डिजिटल मैपिंग है, ये एरिया आपको देखिएगा लेक्चर एग्जामिनेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, जो आपको राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में नहीं होता है, कार्टोग्राफी होता नहीं वहां। तो इन दो एरिया पे तीसरा एरिया महत्वपूर्ण बताता हूं जहां पे गलतियां बहुत ज्यादा हो रही है, वो है आपका इन्वायरमेंट का एरिया। जब आप यूपीएससी देते हैं, यूपीएससी में तो बिल्कुल डेप्थ से पूछते हैं। स्टेट में बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल में आप उसको लिख पाते हैं। यूजीसी में यहाँ तक कि बहुत ही डेप्थ से थ्योरीज हैं, और वहाँ पे जाके बहुत ही रूट लेवल पे काम करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। तो तीन एरिया है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तब जाके एग्जामिनेशन क्लियर होगा। बाकी जितने भी यूनिट है आपको एक जैसे नजर आएंगे। सैद्धांतिक तौर पे थोड़ा सा मजबूती से काम करना है। तो मेरा एक प्रयास है कि यूजीसी नेट, सेट और लेक्चरशिप एग्जामिनेशन के लिए भूगोल के उन तमाम स्टूडेंट्स को मदद कर पाऊँ, जैसे मैं संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के कैंडिडेट्स को मार्गदर्शन कर पाता हूँ। हमारे कोर्स में पिछले 2 वर्षों से कुछ कैंडिडेट्स रहे हैं जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के साथ नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि जस्टिफाई नहीं है बहुत ज़्यादा कि एमसीक्यू क्वेश्चन बनता नहीं वहाँ से। आपका कॉन्सेप्ट जरूर होता है, आप उन चीज़ों को बेहतर से जरूर बना लेते हैं, बल्कि स्कोर के करीब भी पहुंच जाते हैं, लेकिन एक सेपरेट एफर्ट्स, एक अलग से प्रयास बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूं कि अगर अलग से प्रयास किया जाए तो हर एक कैंडिडेट कम से कम ऑप्टिमम मार्क्स जरूर ले आएगा। मेरा प्रयास है कि जितने कैंडिडेट हैं ज्योग्राफी के इस एरिया में स्टैंडर्ड से बेहतर अंक जरूर ले आएंगे, अगर सभी 10 यूनिट को बेहतर से साथ साथ किया हो। इस करीब में ये पहला संवाद है आप लोगों से, और मैंने ऐसे संवाद से शुरू किया है जहां स्टूडेंट सबसे कम समय देते हैं। वो है भौगोलिक चिंतन का क्षेत्र, ज्योग्राफिकल थॉट का एरिया। आमतौर पे ज्योग्राफिकल थॉट सबसे पहले पढ़ना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग न रहने के बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग उन लोगों को जरूर लगता है जो मास्टर डिग्री किए हैं। तो ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ लेने के बाद आपको हर एक एरिया जाना पहचाना लगता है। आप जो चीज पढ़ने जाएंगे तो लगेंगे कि ये कंट्रीब्यूटर थे। अब मान लीजिए कि हमने कहा कि विश्व जलवायु का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, हर एक जगह जलवायु में चर्चा होती है। कहां से आया इसकी चर्चा तो बहुत जरूरी है ना, अरस्तु ने दिया। विश्व में अक्षांशीय क्षेत्रों का विभाजन पहली बार अरस्तु ने दिया। हम विश्व के सभी जलवायु प्रदेशों को पढ़ते हैं, हर्बर्टसन ने दिया। तो उसकी पहचान हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको थॉट से आ जाता है। तो जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी पढ़ने चलेंगे तो आपको लगेगा अच्छा इन ज्योग्राफर्स ने इस एज में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ज्योग्राफी में भौगोलिक चिंतन भूगोल के सभी ब्रांचेस का एक जिस्ट है, उसको पहले पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर लगेगा कि और सारी चीज एक सीक्वेंस में ग्रोथ में आया है। तो मैं आज के दिन में भौगोलिक चिंतन का पहला स्टेज, फर्स्ट एरिया, कभी कभी देखिएगा यूजीसी का एरिया या अन्य राज्यों के सिलेबस में नहीं भी रहता है, लेकिन देखिएगा कि ये डिस्कशन का एरिया, इंटरव्यू का एरिया, हर एक जगह थिंकर्स आते ही आते हैं। इसलिए आप ग्रास रूट लेवल से, फर्स्ट लेवल से हर एक स्टेजेस के ज्योग्राफर्स को पढ़ लीजिए, तो वो चीज क्लियरिटी से आगे जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं ये एरिया जहां से मैं आपको भौगोलिक चिंतन
का एक क्षेत्र विकसित कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ। देखिएगा, मैं एरिया लेता हूं, ये है ग्रीक ज्योग्राफर। देखिएगा, जो भी हम लाइन खींचने जा रहे हैं, एक बोल्ड लाइन बनाने जा रहे हैं, उसमें पूरा ख्याल हो, जो कुछ लिखे कंफर्म लिखें, जो कुछ समझें कंफर्म समझें, क्योंकि ज्योग्राफिकल थॉट में कई जगहों पे कितनी भी बातें होंगी, आपको वो चीज याद रखना है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर उसको कहीं किसी बुक से मैच करें तो अच्छा होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें कोई दुविधा ना हो, दो बातें ना हो। सबसे पहले चीज देखिए कि ये ग्रीक ज्योग्राफर्स कब से कब तक कंट्रीब्यूट किए। 500 बीसी से लेकर 200 बीसी इनका कार्यकाल रहा। इन वर्षों के दौरान ग्रीक ज्योग्राफर्स ने कंट्रीब्यूट किए। दूसरी चीज, जितने भी ज्योग्राफर्स का काल रहा है, इस काल को गोल्डन एज कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, यानी भूगोल का एक स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्वर्णिम युग इसलिए कहा जाता है कि इस युग में भूगोल की आधारशिला रखी गई। जितनी ज्योग्राफर थे ग्रीस के, भूगोल की जितनी प्रारंभिक चीजें हैं उसको व्यवस्थित किया और उसकी बुनियाद रखी। सो दे वर द फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी, इसलिए इसको गोल्डन एज कहते हैं। हर एक लाइन को अच्छे से लिखिएगा, चूंकि ये क्लास ऐसा क्लास है जिसमें मैं डिक्टेशन नहीं दे सकता हूं, तो बोर्ड वर्क चीजों को बेहतर से लिखेगा और उन चीजों को अपनी स्टडी का एरिया बनेगा। तो पहला चीज है कि ड्यूरेशन एंड एजेस। दूसरा चीज, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जरूरी है कि मैं हमेशा जोर देता हूं, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, जो कैंडिडेट हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वो भली बात ही जानते हैं। अगर आपको किसी भी कंटेंट्स को, किसी भी विषय वस्तु को विकसित करना है, तो दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक वो चीज जिसमें आपको चैप्टर का स्ट्रक्चर बना हो, स्ट्रक्चर ऑफ चैप्टर, और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट। दोनों चीज, ये चैप्टर और स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट। देखने में छोटा सा शब्द लगता होगा, लेकिन देखिएगा कि ये हमारे पूरे लर्निंग का एक बुनियाद है, एक आधार है। अगर आपने पूरे चैप्टर का एक स्ट्रक्चर बना लिया है, फेस बना लिया है, तो उस चैप्टर में जितनी तमाम चीजें हैं वो आपको दिखाई देगा। जैसे भी उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको माइंड में आएगा इस चैप्टर का ये हिस्सा है। दूसरा लेवल, जब कभी स्ट्रक्चर तैयार हो जाए तो उसके डेप्थ में जाकर जब कभी उसको डिस्कस कीजिएगा तो उसके कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर तैयार हो। सेकेंड लेयर, तो देखिएगा कि जो भी चीजें पूछी गई हो, जहां कहीं पूछा गया हो, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला काम कर रहे हैं कि हम ग्रीक ज्योग्राफर्स के लिए पीस ऑफ चैप्टर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ चैप्टर बना रहे हैं, जिसको हम माइंड मैप कहते हैं, मेंटल मैप कहते हैं उसको। देखिएगा यहाँ पे जो सबसे पहले भूगोलवेत्ता यहाँ पे नाम आएगा, उस भूगोलवेत्ता का नाम थेल्स था। थेल्स को इंग्लिश हिंदी में इसे लिखिए, सिमिलर है। तो फर्स्ट ज्योग्राफर जिसको हम थेल्स के नाम से लिख रहे हैं। सेकेंड ज्योग्राफर इसी युग का, जिसको हम कहते हैं एनाक्सिमेंडर। एनाक्सिमेंडर हिंदी इंग्लिश में एक जैसा लिखेगा, एनाक्सिमेंडर। और तीसरा ज्योग्राफर उसी एज का था, उसको बोलते हैं हम हिकेटियस। हिकेटियस, ये तीनों सीरीज के ज्योग्राफर थे जो प्रारंभिक दिनों में कंट्रीब्यूट किया। इसको आप कोड करना चाहिए तो आप इसको दैन कर लीजिए, अच्छा होगा, THAN दैन। T फॉर थेल्स, H फॉर हिकेटियस और N फॉर एनाक्सिमेंडर। तो तीन प्रारंभिक भूगोलवेत्ता जिसने ग्रीक में योगदान दिया, वो तीन थे, थेल्स, हिकेटियस और एनाक्सिमेंडर।
उसके बाद देखिएगा कि चौथे ज्योग्राफर्स के रूप में यहाँ पे आएगा जिसने ज्योग्राफी को आधारशिला दिया। उस ज्योग्राफर का नाम था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, इसको हिंदी इंग्लिश में लिखिए एक जैसा, नाम हो गया इरेटोस्थनीज। कहते हैं जब कभी आपके पास ये बातें आएगी तो अभी से लेके जब कभी तक एग्जाम देते होंगे वहां पे दो उलझन बना रहेगा। कभी कभी देखिएगा कि आपके पास ऑप्शन आएगा हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी में ये दोनों नाम आता है। कुछ बुक्स में देखिएगा हिकेटियस का नाम होगा, कुछ बुक्स में देखिएगा एरेटोस्थनीज का नाम है, लेकिन अंतिम रूप से द फादर ऑफ ज्योग्राफी हम एरेटोस्थनीज को कहते हैं। आपको टिक करना हो कैन गो फॉर एरेटोस्थनीज, राइट। सो फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस के बाद एरेटोस्थनीज आए। इसके बाद जो ज्योग्राफर है उसे कहते हैं हम हिप्पार्कस। हिप्पार्कस ये ज्योग्राफर है जिसका नाम है हिप्पार्कस। नंबर दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, याद हो जाएगा। थेल्स, एनाक्सिमेंडर, हिकेटियस, एरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस। इनके कंट्रीब्यूशन को डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए जो कंट्रीब्यूटर आए यहां पे उस पर्सन को हम हेरोडोटस कहते हैं। हेरोडोटस, हेरोडोटस का नाम हर एक व्यक्ति को याद होता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री, लेकिन ज्योग्राफी में बहुत अमूल्य योगदान है, उनकी चर्चा हम करेंगे। सो इनको याद रख लीजिए, दैट इज हेरोडोटस। उसके बाद देखिएगा प्लूटो का योगदान, प्लूटो का योगदान है, अरस्तु का योगदान है। इसका नंबर दे दीजिए, प्लूटो, प्लूटो एंड 7, 8। इसके बाद एक पर्सन आएगा जिसको बोलते हैं हम पोसिडोनियस। पोसिडोनियस फादर ऑफ ओशनोग्राफी इनको कहते हैं, पोसिडोनियस। 9th 8th नंबर पे पोसिडोनियस को रखते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक पर्सन आएगा जिसको बोलते हैं हम थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रेस्टस ये पर्सन है जिसको बोलते हैं द फादर ऑफ प्लांट ज्योग्राफी। इन ज्योग्राफर्स की चर्चा करेंगे। और जो लास्ट में एक नाम आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैबो, दैट इज 11th। सो 10 नहीं, ये 11 वो गोलवेत्ता हैं जिनके कंट्रीब्यूशन को हमें याद करना है। अगर हमें नेट क्लियर करना है, कोई भी प्रवक्ता परीक्षा क्लियर करनी है, तो ज्योग्राफर्स के कंट्रीब्यूशन को डिटेल जरूर पढ़ना है। आपको मैं बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए हर एक ज्योग्राफर का कम से कम 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 पॉइंट्स अगर याद है तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो कॉन्सेप्चुअल एरिया भी और आपको ऑब्जेक्टिव एरिया भी नंबर में याद रखें कि इनका एक कंट्रीब्यूशन था, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कंफ्यूजन के उस चीज को एक बार में बता पाए। तो एक स्ट्रक्चर हो गया कि हमने फेस ऑफ चैप्टर बनाए फेल से लेकर स्ट्रैबो तक। मेरे ख्याल से आपने इसको लिख लिया होगा और कम से कम ज्योग्राफर्स का नाम आपको याद हो गया होगा। क्लियर? मैं इस पे फिर आऊंगा, इसको जोड़ेंगे। क्लियर? अब देखिए यहां पे हमें तैयार करना है सेकेंड एरिया, द फेस ऑफ चैप्टर, नहीं द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट। यहां पे मैं पहले ज्योग्राफर को लेता हूं जिसका नाम है हिल्स। लिख जाएं हिल्स। जब भी देखिए मैं बताता हूं, कभी कभी जो यंग एज के बच्चे होते हैं उन्हें जल्दी लगा रहता है, आगे बढ़ो, जल्दी से लिख लो, खत्म हो जाए। यू स्टे एंड थिंक अबाउट द थॉट्स, वहां पे रुकिए। अगर रुक के समझते हैं तो बाद में फिर से रिपीट ना करना पड़ेगा, है ना। तो देखिएगा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, वहां से आप जुड़ेंगे
तो आपको बेहतर हो जाएगा, याद आ जाएगा। ज्योग्राफी में एक थॉट आता है, आयोनियन स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट, इससे थेल्स को जोड़िए। हमारा नाम हो गया, मैं इसको कलर से बता देता हूं, ये है आयोनियन स्कूल ऑफ थॉट। अगर हिंदी में लिख दें तो ऐसा होगा, आयोनियन स्कूल ऑफ थॉट। ये नाम हमने दिया, इसको याद रखिएगा, आयोनियन स्कूल ऑफ, आयोनियन स्कूल ऑफ थॉट। अभी थॉट क्या था, उससे विचारक याद आ जाएंगे। देखिएगा कि ये पूरा का पूरा एरिया है, ऐसा मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर इस तरह कोई जल क्षेत्र है। तो आयोनियन स्कूल थॉट्स के जितने विचारक थे वो ये मानते थे कि हमारी पृथ्वी एक डिस्क की तरह, तस्तरी की तरह है, फ्लॉट करती है, उसके चारों ओर जल क्षेत्र है। राइट। प्रारंभिक विचारक थे, जब पूरे विश्व की जानकारी नहीं थी, उन विचारकों को हम देन से कोड करते हैं, का कोड बनाते हैं देन। कभी कभी देखिएगा ऑप्शन आएगा, आयोनियन स्कूल ऑफ थॉट के कौन कौन से थिंकर्स थे, विचारक थे, जो ये मानते थे कि पृथ्वी एक तस्तरी की तरह है और चारों ओर जल क्षेत्र है। उसके लिए हमने कोड किया देन। टी से हो गया हेल्स, एच से हो गया हिकेटियस और एन से हो गया एनाक्सिमेंडर। ये तीन ही विचारक थे जो इस विचार को लेके चलते थे। यहां पे नोट्स लिख लीजिए, बेहतर होगा कि आयोनियन स्कूल के विचारक यह मानते थे कि पृथ्वी एक तस्तरी की तरह है जिसके चारों ओर जल क्षेत्र है। द आयोनियन यूज्ड टू बिलीव द अर्थ इज जस्ट लाइक अ डिस्क और प्लेट and there's a water body in the surrounding areas. So इस विचारधारा को आयोनियन स्कूल कहा गया। लिखिए, इसके तीन विचारक थे, हेल्स, हिकेटियस और एनाक्सिमेंडर। अब इसमें ऑप्शन जाए तो इसके अनुसार आप बना पाएंगे कि आयोनियन स्कूल में कौन से थिंकर थे, कौन से नहीं थे। ठीक है, अब थेल्स की चर्चा करता हूं। थेल्स पहला विचारक था जो मैथमेटिशियन है। ये मैथमेटिशियन थे। पहली बात है, ये गणित के विचारक थे, जिसको गणितीय भूगोल में योगदान दिया, मैथमेटिकल ज्योग्राफर थे। सेकेंड, इन्होंने पहली बार मेजरमेंट शुरू किया ऑफ अर्थ। द फर्स्ट हु स्टार्टेड द मेजरमेंट ऑफ अर्थ वाज थेल्स। आपको ऐसा पूछा जाता है कि भूगोल में पृथ्वी के सतह के मापन सबसे पहली बार किस भूगोलवेत्ता ने शुरू किया? उस व्यक्ति का नाम थेल्स था। दूसरा, ये मैथमेटिकल ज्योग्राफर थे। और तीसरा, ये आयोनियन स्कूल के मेंबर थे, जो ग्रुप ऑफ ज्योग्राफर ये मानता था कि पृथ्वी एक डिस्क की तरह है, उसके चारों ओर पानी है। तीन बातों को याद रखिएगा थेल्स के लिए। मैथमेटिकल ज्योग्राफर्स, मेजरमेंट शुरू किया था पृथ्वी का, और आयोनियन स्कूल ऑफ थॉट के एक स्कॉलर थे। थेल्स के बाद एक पर्सन नजर आएगा जिसने ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूट किया। उस पर्सन का नाम था एनाक्सिमेंडर। एनाक्सिमेंडर, देखिएगा, एनाक्सिमेंडर ने सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट दिया, वो नोमोन को यूज किया। आमतौर पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि किस ज्योग्राफर ने नोमोन का उपयोग किया।
नोमोन जो है, मैं आपको दिखाता हूं, इससे क्लियर हो जाएगा। नोमोन जो है ये इस तरह का एक यंत्र था। आप देख रहे हैं कि इससे सूरज की रोशनी है और इससे देखिएगा शैडो बन रहा है, तो इसके आधार पे गणना हो जाती है। सूरज की छाया के आधार पे, इसको सनडायल भी कहते थे। तो इसमें जो है नोमोन का उपयोग, इसको नोमोन कहते हैं, का उपयोग जो है वो इस ज्योग्राफर ने किया जिसका नाम एनाक्सिमेंडर था। दूसरी चीज, मेजरमेंट के बाद पहली चीज देखिएगा, मेजरमेंट करने का काम पहली बार शुरू किया था थेल्स ने, उस चीज को आगे बढ़ाया। द फर्स्ट हु प्रिपेयर्ड वर्ल्ड मैप, फर्स्ट लिख दीजिए, ऐसा जरूर याद रखिए, फर्स्ट प्रिपेयर्ड वर्ल्ड मैप ऑन स्केल। आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पहला व्यक्ति जिसने मापक के आधार पे मानचित्र बनाने का प्रयास किया, उस व्यक्ति का नाम एनाक्सिमेंडर था। सो नोमोन को पॉपुलर बनाया और उसने मैप बनाने का काम किया। और तीसरा, इनके लिए भी याद रखिएगा कि आयोनियन स्कूल के ये विचारक थे। 3 पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट आपको याद रखिए, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। एनाक्सिमेंडर का पहला कंट्रीब्यूशन आयोनियन स्कूल थॉट का मेंबर था। दूसरा, इन्होंने नोमोन को प्रयोग में लाया, जो सनडायल होता था, समय की गणना, डिस्टेंस बताने का काम करता था। और ये पहला व्यक्ति था जिसने वर्ल्ड मैप को बनाने का प्रयास किया। तो द पर्सन वाज एनाक्सिमेंडर। तो नेक्स्ट वन देखिए, एनाक्सिमेंडर के बाद एक पर्सन आता है, दैट इज हिकेटियस। हिकेटियस, यहां पे देखिए जो हिकेटियस है वो एनाक्सिमेंडर की बात को आगे बढ़ाया। इसने एक बुक लिखा, जेस पीरियड्स, इसको जेस पीरियड भी कहते हैं। सो जेस पीरियड क्या है, इस चीज को जानिए। पॉपुलर बुक का जरूर नाम रखिए, जो इस तरह के एकेडमिक एग्जाम होते हैं उसमें बुक से क्वेश्चन आते हैं और बुक का आपको भली भांति याद रहना चाहिए। सो जेस पीरियड ये लिखा था हिकेटियस ने, और हिकेटियस ने इसमें पहली बार सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का वर्णन किया। सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योग्राफी, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। उस समय अब वर्ल्ड ज्योग्राफी कहने का अर्थ ये हुआ कि विश्व भूगोल का वर्णन ऐसा किया जो जितना पहले मालूम था उस समय तक। So it was the first world geography or the description of world geography, जो मानचित्र बनाया था इससे पहले एनाक्सिमेंडर ने। देखिए कितनी सीक्वेंस में बात आती है, अगर इस चीज को सुन के ऐसे याद कीजिए तो बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कि मेजरमेंट का काम शुरू किया थेल्स ने, उस मेजरमेंट के आधार पर मानचित्र बनाने का काम किया एनाक्सिमेंडर ने। उस मानचित्र के आधार पे जो विश्व वर्णन करने का काम किया, उस समय तक जितना विश्व की जानकारी थी वो काम हिकेटियस ने किया। और इन्होंने जेस पीरियड नाम की बुक लिखी। इन आधार पे कुछ भूगोलविद इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं, लेकिन ये विवाद आगे आपके मन में याद ना रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके बाद जो ज्योग्राफर्स आया वो एक्चुअली फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाता है, वो है आपका इरिटोस्थनीस। 3 ज्योग्राफर की बातें आपको बेसिक याद हो गई होगी, थेल्स, दूसरा एनाक्सिमेंडर और तीसरा हिकेटियस। इसमें एक और भी दिया बातें, इन्होंने एक शब्द दिया पेरिप्लस। ऐसा नाम देखिएगा, पेरिप्लस ऑफ अर्थियंस, या ऐसा कुछ नाम बुक का ऐसा। तो उसमें देखिएगा कि ये एरिया एक कोस्टल सर्वे है। कोस्टल सर्वे यानी कि तटीय सर्वेक्षण, वो पेरिप्लस के नाम से जाना जाता है।
तो मैं फिर से आपको नंबर दे देता हूं, जिसके आधार पे कम से कम इनके 3 कंट्रीब्यूशन को याद रखिए। हिकेटियस ने जेस पीरियड लिखा, विश्व का सिस्टमैटिक ज्योग्राफी लिखा और कोस्टल सर्वे नाम के विश्लेषण लिखे। तो ये एरिया है तीसरे ज्योग्राफर का। एक छोटे से ज्योग्राफर को मैं लाता हूं, छोटे से कंट्रीब्यूट करने वाले व्यक्ति को चौथे ज्योग्राफर के रूप में। वो व्यक्ति है हेरोडोटस। वो व्यक्ति का नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस को जानिए कि ये पहला व्यक्ति जिन्होंने, उसको कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, लिख लीजिए, फादर ऑफ हिस्ट्री, नॉट ज्योग्राफी, फादर ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहला जो परिचय है इनका, इज ए फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक कहे जाते हैं। पहली बात है उनकी। दूसरी चीज यह है कि इन्होंने पहली बार मेरिडियन यूज किया। मेरिडियन, मध्याह्न, मध्याह्न का प्रयोग किया। देखिएगा, अगर पूछा जाए कि मेरिडियन देने वाला पहला व्यक्ति, क्योंकि देखिए थॉट्स के क्षेत्र में कई जगह आपको उलझन आएंगे और लगेगा कि कंक्रीट बातें क्या है, वहां पे सारे स्टेटमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड मेरिडियन, मध्याह्न का उपयोग किया, वो था हेरोडोटस, लॉन्गिट्यूड जिसको कहते हैं। दूसरी चीज देखिएगा, वह व्यक्ति जिसने पहली बार डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। देखिए, नील नदी के डेल्टा का उन्होंने अध्ययन किया और इसके आधार पे, उसकी आकृति के आधार पे डेल्टा शब्द देने वाला पहला व्यक्ति हेरोडोटस था। नेक्स्ट बातें देखिएगा जो हेरोडोटस ने दी है, वो बात था कि महाद्वीप का विभाजन। देखिएगा कि जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, पहली कॉन्टिनेंट्स की चर्चा करने वाला व्यक्ति हेरोडोटस था, जिसने विश्व को एशिया, यूरोप और लीबिया के रूप में विभाजित किया। अफ्रीका के बहुत बड़े एरिया की जानकारी नहीं थी, तो इन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को लीबिया कहा और इस प्रकार पूरे विश्व को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया। तो हेरोडोटस की इन बातों को देखिएगा कि फर्स्ट व्यक्ति जो मेरिडियन की चर्चा किया, फर्स्ट व्यक्ति जो डेल्टा के फॉर्मेशन की बात किया और विश्व के महाद्वीपों के विभाजन की बात कही। सो हेरोडोटस इन चीजों के लिए, ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं। सो द फादर ऑफ हिस्ट्री कंट्रीब्यूटेड इन ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, मैं अभी तक जो बातें हैं, आप सिर्फ देखिए, ज्योग्राफी में ये है कि चीजों को सीक्वेंस में पढ़िए और उसको इस तरह याद कीजिए, तो आपको ज्योग्राफिकल थॉट सबसे इंटरेस्टिंग एरिया और कम समय में याद होने वाला एरिया, आपके बड़े से परेशानी को दूर करने वाला एरिया ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हेरोडोटस। हेरोडोटस के बाद जो ज्योग्राफर आपको कंट्रीब्यूशन के लिए आए, नेक्स्ट ज्योग्राफर्स, उसको हम हिप्पार्कस कहते हैं। हिप्पार्कस, देखिएगा कि यहां पे लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने वर्ल्ड सर्वे की बात की। हिप्पार्कस ने ज्योग्राफी में बड़ा सा परिवर्तन लाया और पहली बार उन्होंने, हमने इससे पहले एनाक्सिमेंडर को पढ़ा दिया, और सॉरी, हिप्पार्कस को बाद में लाते हैं। इससे पहले आपको हिप्पार्कस से पहले का ज्योग्राफर मैं पढ़ा दूं, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन पहले आएंगे, तब हिप्पार्कस जुड़ पाएगा। देखिएगा, एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम है एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज के बारे में प्रारंभिक दिनों में जो भी बात कही जाए, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। एरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी का ऐसी बुक लिखी, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रमाणिक बुक, मेजर बुक जिसमें ज्योग्राफी का एक विशद वर्णन हो, वो आपका
एरेटोस्थनीज की बात की। सो इनकी पॉपुलर बुक है, पहली बुक का नाम याद रखें। दूसरा चीज है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी। अब देखिए, जितना भी विवाद हो, विवाद कहीं भी खत्म नहीं होगा। आप जितने कॉलेज लेवल पे अपने मित्रों के बीच जितना भी डिस्कस कीजिए, 2-3 बुक निकाल के भी, कि माजी सर के बुक में हिकेटिस लिखा हुआ है, दूसरे बुक में एरेटोस्थनीज लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में देखिए एरेटोस्थनीज लिखा हुआ है। तो एरेटोस्थनीज को रिसीव कीजिए और इसको याद रखें, ही इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ ज्योग्राफी। दूसरी चीज देखिएगा कि इन्होंने जो यूज किया वो जियोडेसी दिया। जियोडेसी का प्रयोग किया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जिसके द्वारा दूरी की गणना होने लगी। जियोडेसी एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको मैं यहां दिखाने की कोशिश करता हूं। अब देखिएगा कि ये तो हिकेटियस ने बीसी की बात बताई थी। ये जियोडेसी एरेटोस्थनीज का एक एंगल के आधार पे दूरी को बताने की एक परंपरा थी, एक स्किल था, जिसमें उन्होंने इस एंगल के आधार पे उन्होंने विश्व की दूरी को बताया, अर्थ के सरफेस की दूरी को बताया। और इस जियोडेसी के द्वारा वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इक्वेटर की लंबाई को बताया। देखिए जियोडेसी इनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। एंगल के द्वारा विश्व के क्षेत्रों में सरफेस की जानकारी इन्होंने पहली बार बताई, और पहली बार उन्होंने इक्वेटर का मेजरमेंट बताया। जो इक्वेटर का जो एरिया है, लेंथ है, उसको उन्होंने बताया। दूसरी चीज उन्होंने इसी जियोडेसी के आधार पर बताया कि जो इक्वेटर का जो लेंथ है, ये सबसे बड़ा मेरिडियन है। ठीक उसी तरह जो मेरिडियन होते हैं, सॉरी मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, इक्वेटर जैसे ग्रेट मेरिडियन है, उसी प्रकार देशांतर ग्रेट मेरिडियन होते हैं, सबसे लंबा होता है वो। इसकी जानकारी एरेटोस्थनीज ने दी। तो जियोडेसी का प्रयोग किया, पूछा जाता फादर ऑफ जियोडेसी, ये क्या हो गया? एरेटोस्थनीज। ज्योग्राफी का बुक लिखा एरेटोस्थनीज ने, और पहली बार इक्वेटर की लंबाई को उन्होंने बताया। दूसरी चीज, अक्षांश और देशांतर के प्रयोग की बात पहली बार बताया। यूज ऑफ लैटिट्यूड, अभी तक लैटिट्यूड नहीं था, एंड लॉन्गिट्यूड, इसके उपयोग की बात की। एरेटोस्थनीज ने इसकी चर्चा की। और इसकी बात देखिएगा, इसके प्रयोग के द्वारा इन्होंने डिस्टेंस को बताया, मून और अर्थ के डिस्टेंस को, अर्थ के डिस्टेंस को बताया कि मून और अर्थ के बीच कितना डिस्टेंस है, और दूसरा सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को बताया। तो देखिएगा जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मैंने कहा था मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 इंफॉर्मेशन एक ज्योग्राफर्स के बारे में आपको टिप पे हो, तो एमसीक्यू गलत नहीं होगा। तो एरेटोस्थनीज वो व्यक्ति था जिसने ज्योग्राफी का बुक लिखी, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है निर्विवाद रूप से, इस पर कोई विवाद मन में न रखें। जियोडेसी, फादर ऑफ जियोडेसी कहा जाता है। इक्वेटर या कहिए द सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की परिधि की जो पूरी जानकारी इन्होंने पहली बार दी। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के उपयोग को लाया, और पहली बार उन्होंने मून और अर्थ के बीच, अर्थ और सन के बीच की दूरी को निर्धारित किया, मेजरमेंट करने का प्रयास किया। ये 5 पॉइंट हमारे ज्योग्राफी में बड़ी कंट्रीब्यूटेड, ये है हमारे एरेटोस्थनीज। स्टूडेंट्स, अभी तक आपके जो विचार बने होंगे, इसमें थोड़ा सा सीरीज में ज्योग्राफर को लाएं, तो मेरे भी लगेगा कि ये काम सीक्वेंस में आप याद कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला काम है कि थेल्स की बातें याद हो गई होगी। आयोनियन स्कूल ऑफ थॉट आपको याद हो गया होगा। एनाक्सिमेंडर, हिकेटियस, प्रारंभिक ज्योग्राफर्स याद हो गए होंगे। फिर जो सीरीज ज्योग्राफर हैं जिन्होंने बेहतर कंट्रीब्यूट किए, उसमें हमने हिकेटियस के बाद एनाक्सिमेंडर को लाया, और फिर अब जो नए ज्योग्राफर हैं उस सीरीज के, उसका नाम है हिप्पार्कस। अभी मैंने इनको रोक दिया था,
इस कंसेप्ट को हमने रोक दिया था। देखिएगा जो हिप्पार्कस हैं, हिप्पार्कस ने ज्योग्राफी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने एरिस्टोलोब का प्रयोग किया। एरिस्टोलोब, देखिएगा ये सारे शब्द आएंगे, मैं लास्ट में इसको कंसाइज करूंगा, इसको सामने रखूंगा, देखिएगा एमसीक्यू एरिया बहुत ही बेहतर से बन जाएगा। एरिस्टोलोब ऐसा था यंत्र जिसके द्वारा डिस्टेंस को मेजर करना, एंगल को मेजर करना बड़ी इजी था। तो हिप्पार्कस ने, जैसे देखिएगा जियोडेसी को एनाक्सिमेंडर ने, सॉरी नमोन को एनाक्सिमेंडर ने लाया, जियोडेसी को एरिस्टोथेनिस ने लाया, और यहां पे देखिएगा एरिस्टोलोब का प्रयोग हिप्पार्कस ने लाया। तो ये तीन मैचिंग में भी आते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हिप्पार्कस ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दी है उसको देखिएगा ध्यान से, कि देखिएगा जब हम प्रोजेक्शन बनाते हैं, कभी ज्योग्राफी पढ़ा होगा, चूंकि हमारे इस क्लास में वो सभी कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्योग्राफी को एक्चुअली पढ़ा है, एकेडमिक लेवल पे पढ़ा है, तो उनको ये बातें समझना बिल्कुल आसान लगेगा। जब कभी मैप प्रोजेक्शन बनाते हैं आप लाइट मेथड से, रोशनी विधि के द्वारा, तो हम लाइट को एक सरफेस पे प्रक्षेपित करते हैं। अगर हम अनंत से इस रोशनी को इस पे लाते हैं तो पूरा का पूरा ये सरफेस इस पेज पे आ जाता है। इसको बोलते हैं हम ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। और अगर हमने यहां पे पेपर रखा है और हम यहां से रोशनी प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो एक आधा ग्लोब इस पे आएगा, इसको बोलते हैं स्टीरियोग्राफिक। तो हिप्पार्कस वो व्यक्ति था जिसने ये दो प्रक्षेप को विकसित किया। प्रारंभिक तौर पे सबसे पहले कहिए कि टॉलेमी से पहले कार्टोग्राफी में काम करने वाला पहला व्यक्ति वो हिप्पार्कस था। तो हिप्पार्कस ने पहला एरिस्टोलोब का यूज किया और विश्व के दो प्रक्षेप पे काम किया, वो था स्टीरियोग्राफिक और वो ऑर्थोग्राफिक, जिसके द्वारा हम संपूर्ण विश्व को भी दिखा सकते हैं और आधे ग्लोब को भी दिखा सकते हैं। आपने प्रोजेक्शन पढ़ा होगा कि अगर हम रोशनी विधि के द्वारा एक पोल से दूसरे पोल पर रोशनी को प्रक्षेपित करके उसका हम अक्षांश देशांतर को दिखाते हैं तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। अगर हम अनंत से रोशनी लाते हैं और पेपर पे दिखाते हैं उसको बोलते हैं हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। कम से कम इतना अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो ये चीज याद रही होगी या अभी समझ भी गए होंगे। तो ये दो कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, इन्होंने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को कंफर्म बनाया। कहा कि अगर विश्व का मानचित्र सही रूप से बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि अक्षांश और देशांतर रेखा के आधार पर ही बनेगा। So map projection can be prepared, or the map can be prepared by the use of latitude and longitude. अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करके ही हम प्रक्षेप बना सकते हैं, मानचित्र बना सकते हैं, अदरवाइज मानचित्र नहीं बनाया जा सकता है। So the first person who emphasized the role of latitude and longitude for map making. अब देखिएगा, अब भी मानचित्र बनाना, अक्षांश देशांतर का प्रयोग बड़ी आम सी बात है, लेकिन देखिएगा शुरुआत हेरोडोटस ने किया, फिर आगे के ज्योग्राफर्स ने अक्षांश देशांतर को महत्वपूर्ण बनाया। दूसरा चीज इन्होंने किया, अक्षांशीय क्षेत्र को उन्होंने क्लाइमेटा कहा, क्लाइमेटा कहा। ध्यान दीजिएगा, अक्षांश के आधार पर किसी प्रदेश को बताने की प्रक्रिया को उन्होंने क्लाइमेटा कहा। अब फिर से मैं बताता हूं कि जहां हिप्पार्कस की बात आए तो वहां पे ये पॉइंट आपको जरूर याद होना चाहिए। ये चार महत्वपूर्ण बातें हमने लिखाई इसके बारे में, हिप्पार्कस के बारे में। हिप्पार्कस का पहला ये हुआ, इन्होंने एरिस्टोलोब का उपयोग किया जो कोणीय दूरी के द्वारा अक्षांश देशांतर को भी मापने का काम करता था। दूसरा, उन्होंने दो प्रोजेक्शन दिए, एक स्टीरियोग्राफिक, एक ऑर्थोग्राफिक। तीसरी बात, इन्होंने अक्षांश और देशांतर के द्वारा मानचित्र निर्माण पर बल दिया।
और चौथी चीज, इन्होंने अक्षांशीय क्षेत्र को उन्होंने क्लाइमेट। तो स्टूडेंट्स, आपको यहां तक की जर्नी आपको याद हो गई होगी, खेल से लेके हिप्पारकस तक की बातें याद हो गई होगी। अब देखिएगा यहाँ पे एक ज्योग्राफर आए जिनका नाम था प्लूटो। प्लूटो और अरस्तु का नाम अगर ना आए तो दर्शन खत्म नहीं होता है, शुरू नहीं होता है दोनों के ये। तो इन दोनों ने ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूट किया। अरस्तु का नाम महत्वपूर्ण लिस्ट लेते हैं। सबसे पहले अरस्तु का ही नाम लेना है, एरिस्टोटल। अरस्तु अरस्तु ऐसे ज्योग्राफर्स थे, ज्योग्राफर यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने सभी क्षेत्रों में कंट्रीब्यूट किया है। ऐसे ज्योग्राफर थे जिन्होंने डिडक्टिव अप्रोच दिए, राइट। डिडक्टिव अप्रोच सब लोग जानते हैं। दूसरा चीज, अरस्तु ये पहला व्यक्ति था जिसने ये काम किया जो आज तक हम याद करते हैं। ये जो आप मैप पढ़ते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टोरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड, इसकी विभाजन का काम पहली बार अरस्तु ने किया और विश्व के जलवायु प्रदेशों को 3 भागों में बांटा। सो टोरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड। तो इनकी जो बुक है आपको देखिएगा, पॉलिटिक्स है, मेट्रोलॉजिका है, बुक के रूप में जरूर याद होना चाहिए। दूसरी बातें, 3 बातें अरस्तु का याद रखिए ज्योग्राफी के क्षेत्र में। विश्व के जलवायु प्रदेश को देने का काम पहली बार अरस्तु ने किया। दूसरा, अब तक के जितने ज्योग्राफर्स थे वो पृथ्वी को फ्लैट मान रहे थे, सतह को मान रहे थे। ये पहला ज्योग्राफर थे जिन्होंने स्फेरिकल माना, स्फेरिकल, गोलाव माना। अभी तक जितने ज्योग्राफर्स थे वो ये मानते आ रहे थे कि पृथ्वी एक फ्लैट एरिया है जिसके चारों ओर जल क्षेत्र है। ये पहला व्यक्ति, जैसे पूछे कई जगह आप देखिएगा जीएस के पेपर में भी या ज्योग्राफी के जनरल पेपर में भी, पृथ्वी को गोलाव या स्फेरिकल घोषित करने वाला पहला भूगोलवेत्ता या कहिए कि साइंटिस्ट, वो अरस्तु था। और इन्होंने विश्व के जलवायु प्रदेश को 3 भागों में बांटा और इन्होंने डिडक्टिव अप्रोच दिया, डिडक्टिव अप्रोच दिया, निगमन पद्धति दिया, राइट। तो अरस्तु की बुक भी याद रखें, मेट्रोलॉजिका और पॉलिटिक्स इनकी महत्वपूर्ण बुक है। तो मैंने ऐसे भी कहा था कि पॉइंट्स आपको याद हो, स्फेरिकल सरफेस, क्लाइमेटिक रीजन, डिडक्टिव अप्रोच एंड द बुक लाइक पॉलिटिक्स एंड मेट्रोलॉजिका, इनकी महत्वपूर्ण बुक है। अब अरस्तु के बाद जो महत्वपूर्ण बातें आते हैं वो व्यक्ति था पोसिडोनियस। पोसिडोनियस, इस व्यक्ति को जरूर ही भी याद रखिए, भौतिक भूगोल के क्षेत्र में ग्रीक ज्योग्राफर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इन्होंने द ओशन नाम की बुक लिखी। द ओशन एक महत्वपूर्ण बुक लिखा और जिसके कारण अभी तक देखिएगा जितने ज्योग्राफर्स थे उसने ओशनोग्राफी में कंट्रीब्यूट नहीं किए थे। तो इसके कारण इनको द फादर ऑफ ओशनोग्राफी कहते हैं, फादर ऑफ ओशियनोग्राफी कहते हैं, महासागर विज्ञान का जनक कहते हैं। द पर्सन इज पोसिडोनियस। तो महासागरों की चर्चा इन्होंने किया और उन्होंने बुक लिखी द ओशन। इस बुक में उन्होंने महत्वपूर्ण जो वर्णन किया वो टाइड्स का किया, जो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के ओरिजिनेशन का वर्णन किया पहली बार। तो पोसिडोनियस एक ऐसे ज्योग्राफर थे जिन्होंने नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड के चीजों को
डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। 3 पॉइंट्स एटलीस्ट फ्रॉम पोसिडोनियस। इसके बाद के ज्योग्राफर हैं जिनको हम जानते हैं रूप में, उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। ऐसा हमने हिंदी में लिख दिया है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ये ज्योग्राफर है जिसको हम बोलते हैं द फादर ऑफ प्लांट ज्योग्राफी। वनस्पति भूगोल के जनक कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। वनस्पति भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया कि जलवायु और वनस्पति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसा जलवायु होगा वैसा वनस्पति होगा। क्लियर? तो ये ज्योग्राफर्स थे जिसको हमने कहा थियोफ्रेस्टस, प्लांट ज्योग्राफी। इसके बाद के ज्योग्राफर में मैं एक और ज्योग्राफर को जोड़ता हूं, वो है स्ट्रैबो। देखिए स्ट्रैबो सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी ज्योग्राफर की श्रेणी में आते हैं। देखिएगा स्ट्रैबो ने ज्योग्राफिकल ट्रीटीज लिखा, ज्योग्राफिकल ट्रीटीज लिखा, ट्रीटीज। और दूसरी बुक लिखी हिस्टोरिकल मेमोयर्स, हिस्टोरिकल मेमोयर्स। हिस्टोरिकल मेमोयर्स ज्योग्राफी संबंधित और हिस्ट्री संबंधित है। इस बुक को इन्होंने 17 वॉल्यूम में लिखा। अब कभी कभी जो विश्व भूगोल की जो चर्चा है स्ट्रैबो की, उसमें आपको वॉल्यूम पूछ देता है। 17 वॉल्यूम है, 17 खंड है। इसमें 15वें में इंडिया की चर्चा है। कभी पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनते हैं, तो पूछेगा कि ज्योग्राफिकल ट्रीटीज जो 17 खंडों में है उसमें भारत की चर्चा किसमें है, और 17वें खंड में अफ्रीका की चर्चा है। कम से कम बेसिक चीजें याद। 17 वॉल्यूम तो याद करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जो मुख्य बातें पूछने लायक उसको याद रखिए कि 15वें वॉल्यूम जो है ज्योग्राफिकल ट्रीटीज में वो आपको बताता है भारत के बारे में, 17वें वॉल्यूम अफ्रीका के बारे में, और जो फर्स्ट यूनिट है उसमें इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी है, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि इन्होंने ज्योग्राफी के ब्रांचेस को बताया, वो पहली बार है। द फर्स्ट ज्योग्राफर हु क्लासिफाई द ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, लाइक जो अभी आज के दिन में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। सो ही क्लासिफाइड ज्योग्राफी इनटू 4 पार्ट्स, 4 ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। तो देखिएगा जो प्रारंभिक चीजें हैं ऐसे क्लूज जाके पूछा जाता है, डेप्थ जाके पूछा जाता है। अब जितने ज्योग्राफर्स की चर्चा किया उसमें कोई ऐसी चीज आ जाए तो देखिएगा कि कंफ्यूजन होगा, आपको नहीं बनेगा। तो द पर्सन हु क्लासिफाइड ज्योग्राफी इनटू 4 ब्रांचेस वाज स्ट्रैबो। अब देखिए हमारे पास जितनी हमने रॉ मटेरियल डिस्कस किए हैं, जितनी चीजों को हमने डिस्कस किया है, राइट, तो उससे देखिएगा कि आपका बहुत ही कंफर्म एरिया, जितने भी ज्योग्राफर्स हैं उसकी कंक्रीट उतना ही अगर आप याद हो तो देखिएगा कि ग्रीक ज्योग्राफर से जो भी क्वेश्चन बनाने जाएंगे सारे के सारा क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको बहुत ही कंफर्म बताता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में, और मैं बताता हूं कि ज्योग्राफी अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी लेक्चर व्याख्याता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जितना बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं तो जरूर बनाइए। आईआईएम्स का जो क्वेश्चन बैंक है उसको जरूर बनाइएगा। लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो इतनी ज्यादा क्वेश्चन है कि हर एक पक्ष से एक क्वेश्चन बन जाता है। बड़ी गंभीरता से बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर आईआईएम का क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो भले ही बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछा गया हो, सब क्वेश्चन मिलके बड़ा क्वेश्चन बन जाता है।
दूसरी चीज, पूरे चैप्टर को रिवाइज करने का बहुत बड़ा जरिया है कि उसके सारे 100 ये देखिएगा, एक यूनिट से 150, 200, 300 क्वेश्चन है। तो अगर आप करते जाइए तो लगेगा पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया, लाइन बाय लाइन पढ़ लिया। तो IIMs को जरूर बनाइएगा। मैं ऐसा नहीं कि उसका प्रचार कर रहा हूँ, तो उन चीजों को बेहतर से आप बना लीजिएगा। अब मैं रिकैप करता हूं कि हमने जो पढ़ा उसमें देखिएगा कहां कहां पड़ाव आया। मैं 6-7 पॉइंट को यहाँ पे सामने लाता हूं, आप अपने मन में भी उसको रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा। द पर्सन हु हैज गिवन नोमोन, द पर्सन हु हैज गिवन जियोडेसी, यूज जियोडेसी, द पर्सन हु हैज गिवन एरिस्टोलोग, the person who classify climate, the person who classify continent, the person who used longitude first time. This type of facts should be in your tip. आप इस चीज को एक बार में बता जाए तो ना केवल अभी आप उसको याद कर पाएंगे, एग्जामिनेशन में बना पाएंगे, बल्कि इसकी चर्चा हमेशा जहां कहीं इंटरव्यू देने चाहेंगे, बाद में आपका सिलेक्शन होगा, उन सभी जगहों पे चर्चा होगी। एक रिटन एग्जाम की तैयारी के साथ हम उन सभी चीजों की तैयारी कर लेते हैं जो आने वाले इंटरव्यू का हिस्सा होता है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक बेहतर शिक्षक बनेंगे, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे, और कई एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या फिर सेकेंडरी स्कूल से आगे के जितने भी एग्जामिनेशन हैं, इसमें ज्योग्राफी विषय को लेकर इस विषय के विकास के लिए भी काम करेंगे, जो आने वाले बच्चे ज्योग्राफी विषय को समृद्ध बनाएंगे आपके साथ। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर, ये संवाद आपको जरूर विषय की शुरुआत को के लिए प्रेरक काम करेगा, और आप इस क्षेत्र में जब कभी आप एग्जाम देने जाएंगे तो कम से कम ग्रीक ज्योग्राफर से सारे क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। मैं इस संवाद को यहाँ विराम देता हूँ, आप लोगों से फिर मिलूंगा, और कंटिन्यू रूप से ज्योग्राफी के जितने भी यूनिट्स हैं ऑब्जेक्टिव पर्पस से, एकेडमिक पर्पस से एक कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद आप सभी को।